नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा विधानसभा का एक दिन के लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया है। यह सत्र हरियाणा सरकार की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा इस सत्र में होनी थी, लेकिन विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस आज के सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होगी। सदन के बाहर गैलरी में हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस विषय को सदन में लाया जा रहा है वो विधानसभा से संबंधित ही नहीं है, राजनीतिक विषय है जिसे लेकर सरकार आ रही है। सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने विरोध भी किया, प्रदर्शन भी किया। वहीं सीएम और मंत्रियों ने इसे कांग्रेस की महिला विरोधी सोच बताया है और यह भी कहा है कि जो काम लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर कांग्रेस ने किया, वही काम हरियाणा में भी कर रहे हैं। उधर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि जब देश हित की बात आती है तो कांग्रेस वॉकआउट कर बाहर चली जाती है। ऐसे में विशेष सत्र का जहां एक तरफ कांग्रेस ने बहिष्कार किया, तो वहीं सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सहारे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर संग्राम देखने को मिला। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि विशेष सत्र जो लेकर सरकार आई, कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। विधायक दल की चंडीगढ़ में जो बैठक हुई है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने की, उसमें साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक विषय है, महिलाओं के लिए कोई भी सोच सरकार की नहीं है। इस सत्र को लाने का सरकार का मकसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जोर देना था, महिलाओं की जो विकास है, चहुमुखी विकास, उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर देना था। लेकिन कांग्रेस ने इसका विपक्ष ने खासकर विरोध किया है। हुड्डा ने भी कहा है कि यह कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। सदन में सियासी पारा हाई है, संग्राम जबरदस्त देखने को मिला और सदन के बाहर भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया है। अब सियासी मायने इसके निकाले जाएं तो वो क्या है? आने वाले समय में सियासी फायदे किससे कितने होते नजर आएंगे, ये भी एक बहुत अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सोमवार को प्रचंड गर्मी के बीच हुए एक दिन के विशेष विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा तब होता जब सदन में आमना सामना होता। सदन में बीजेपी के विधायकों, मंत्रियों के अलावा इनेलो के दोनों विधायक मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस विधायकों ने सदन के समानांतर अपनी कार्यवाही बाहर चलाई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना था कि जिस विषय को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है उसका तो विधानसभा की कार्यवाही से लेना देना नहीं। हम सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना प्रस्ताव लेकर सदन के बाहर और सड़कों पर नजर आएंगे। ये कह दिया यहाँ तो कह रहे 2011 से हम शुरू करेंगे। आसाम में क्या किया इन्होंने, दी लिमिटेशन 2002 के उस सेंसस में कर 2011 वहाँ नहीं, वहाँ 2002, कहीं 2011, कहीं 2026। ये तो ऐसा माहौल है। मैं तो आखिर में एक ही बात कहती, साथी अपने विचार रख चुके हैं कि ये तो आज कोई औचित्य नहीं था इनका और कोई अधिकार नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की जो गौरतलब है कि विधानसभाओं और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिर जाने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष को घेरने के लिए सभी राज्यों में इस तरह के एक दिनी विशेष सत्र बुलाए गए हैं। खास बात ये रही कि सोमवार के इस सत्र में कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में सीएम नायब सैनी ने टिप्पणी की कि जिनके टायर पंक्चर हो जाते हैं वो पार्किंग में ही खड़े मिलते हैं। यही नहीं, सदन में बीजेपी की विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि नारी जब अपनी पर आती है तो बड़ों बड़ों को सीधा कर देती है। इस महान सदन में उपस्थित मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, क्योंकि विपक्ष जो उनका रवैया माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा के अंदर रहा है, कांग्रेस का वही महिलाओं के शोषण, महिलाओं के विरुद्ध उनका चेहरा आज यहां भी उजागर हुआ है।
गौरतलब है कि सदन की एक दिन की कार्यवाही से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुबह कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। इसमें फैसला लिया कि सदन का बहिष्कार होगा। इसलिए कांग्रेस ने सदन में समानांतर बाहर अपना सदन चलाया। खास ये कि कांग्रेस के जिन 5 विधायकों को राज्यसभा वोटिंग में क्रॉस वोटिंग पर निलंबित किया गया था, वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि शैली चौधरी, रेणु बाला और जरनैल सिंह विधानसभा सत्र में शामिल हुए। कुल मिलाकर मौसम की गर्मी तो रही, पर बीजेपी कांग्रेस में सियासी गर्मी पर्दे के पीछे नजर आई। चलो हो गया सत्र खत्म। अनिल कुमार, टोटल टीवी, चंडीगढ़। तो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपने रिपोर्ट भी देखी। रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको यह बताने की कोशिश की है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में आखिर नारी वंदन अधिनियम जो बिल है उसको लेकर क्या चल रहा है, और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की उस रिपोर्ट के माध्यम से कि विपक्ष जो सत्र बुलाया गया था, विशेष सत्र, उस पर किस तरह की राय रख रहा है। डिलिमिटेशन की बात भूपेंद्र हुड्डा ने की। आसाम में 2002 का जिक्र किया, कहीं 2011 का जिक्र किया, और तो कहीं 2026 जो सेंसस है जो सरकार लेकर आई है अभी हालिया, उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। कहीं ना कहीं हमलावर विपक्ष रहा है। ऐसे में सियासी हलकों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये बेहद अहम है। और आज से इस सत्र की अगर बात करें तो निचोड़ क्या रहा है। देवेंद्र, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। विशेष सत्र सरकार लेकर आई, मुद्दा था, हमें पहले से ही पता था, हम अक्सर चर्चा भी करते रहे हैं कि सरकार विशेष सत्र लेकर आ रही है। जाहिर सी बात है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार बात करेगी, क्योंकि अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी हमने देखा, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, बड़े बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई बीजेपी शासित राज्यों में भी देखा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा रैलियां निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। विशेष सत्र की अगर आज ओवरऑल हम समझने की कोशिश करें तो विपक्ष का विरोध है, ये तो साफ है। सत्ता पक्ष का जोर है महिलाओं के विकास पर, उनकी भूमिका पर, उनकी भागीदारी पर। क्या कहा जाए ओवरऑल? देखिए सौरभ, ये जो बिल संसद में गिरा था, उम्मीद थी बीजेपी को बिल पास हो जाएगा, महिला आरक्षण में सभी अपना योगदान, अपना समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष हावी साबित हुआ। खासतौर पर हरियाणा में कांग्रेस टारगेट पर है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। और हरियाणा की विधानसभा में अगर सत्तारूढ़ बीजेपी को मुकाबला करना है तो वो कांग्रेस से करना है। तो यहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। जब ये सत्र बुलाया गया था 27 तारीख का, आज से 8-10 दिन पहले, जब ये हुआ था कि 27 तारीख को विशेष सत्र एक दिन का रहेगा, निंदा प्रस्ताव लाएंगे। हालांकि आज की जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे, उन्होंने निंदा शब्द नहीं लिया, उन्होंने सरकार ये प्रस्ताव लेकर आई है। दरअसल बीजेपी की जो रणनीति है और अभियान है, उसी के तहत हरियाणा में भी एक दिन का सत्र हुआ। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य, सब जगह एक एक दिन का इस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व के आदेश थे। आज देखिए, विधानसभा का एक दिन का सत्र था। कांग्रेस ने कल तक, परसों तक ये नहीं तय किया था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आज 11 बजे सदन शुरू हुआ, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई थी 9:30 बजे। उसमें फैसला ये हुआ कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक दिन के सत्र में। देखिए, सत्तारूढ़ बीजेपी जिसमें सरकार थी, विधायक थे, मंत्री थे, खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना जोर दिखाया, क्योंकि विपक्ष तो था ही नहीं। और विपक्ष जो था वो उन्होंने फैसला किया था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। भूपेंद्र हुड्डा सवाल उठा रहे कि जो विषय विधानसभा का है, जिसके लिए सत्र बुलाया गया है, उसका तो लेना देना ही नहीं है, वो मामला दूसरा है। भूपेंद्र हुड्डा ने एक दलील दी सौरभ आज। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 1996 में मैं सांसद बना था, रोहतक से सांसद बने थे, जब चौधरी देवीलाल के खिलाफ इन्होंने 3-4 चुनाव लड़े थे, जीते थे भूपेंद्र हुड्डा ने। तब ये कहा गया था चौधरी देवीलाल का किला ढा दिया रोहतक में। तीन बार मुकाबला हुआ था सांसद में, एक बार शायद हारे थे भूपेंद्र हुड्डा। तो भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा 1996 में जब मैं सांसद बना था, तब भी असेंबली में, प्रदेश की असेंबली में महिला आरक्षण का बिल आया था, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन असेंबली डिसॉल्व हो गई थी जी, विधानसभा भंग हो गई थी, इसलिए नहीं हुई। ये मामला तो 96 से चला रहा है, और 91 से 96 में तो भजनलाल मुख्यमंत्री थे, नरसिंह राव, राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई थी, उसके बाद नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये मामला आरक्षण का 1996 से चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। 1996 से लेकर तब कांग्रेस ने इस मामले में आवाज उठाई है, और भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा ये मामला तब से चला रहा है, कोई बीजेपी नहीं लेके आई, ये कांग्रेस के टाइम से महिला आरक्षण की बात होती रही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अमेंडमेंट करना था बिल में, तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते। ये भूपेंद्र हुड्डा ने स्पेसिफिकली कहा है, अगर आपको संशोधन करना था, अमेंडमेंट करना था बिल में, तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते।
तो उन्होंने फिर तीसरी बात ये भी कह दी कि जिसके लिए सदन बुलाया गया वो विषय तो है ही नहीं, हम क्यों आए। तो विपक्ष ने बाहर अपना जोर दिखाया है और बीजेपी सरकार ने सदन के अंदर दिखाया है। अब भूपेंद्र हुड्डा ने लास्ट में ये कहा कि हम इस सदन से बाहर और सड़क पर सरकार से बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन इस सदन में जाना मतलब कोई मतलब नहीं था उसका जाना। कुल मिलाकर ये रहा कि जो 5 सस्पेंडेड एमएलए थे कांग्रेस के, वो भूपेंद्र हुड्डा की जो 9:30 बजे मीटिंग हुई थी कांग्रेस विधायक के लिए उसमें नहीं गए, लेकिन रेणु बाला, शैली चौधरी और जरनैल सिंह सत्र में गए थे जो बीजेपी सरकार की तरफ से बुलाया गया था। तो कुल मिला के सारा सीन ये रहा है, 4-5 घंटे की भी कशमकश है। बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी दलीलें दी और विपक्ष ने बाहर बैठ के अपनी दलीलें दी। मुद्दा अब ये है कि सदन तो खत्म हो गया, लेकिन ये मुद्दा अभी जिंदा रहेगा और सियासत इस पर होगी। बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, सही कह रहे हैं आप, सियासत होगी और हो भी रही है, हम देख भी रहे हैं, हर राज्य में हो रही है। आप महेश अगर समझने की कोशिश करें तो महिला हितैषी बताने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा खुद को की जा रही है या फिर विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है। सदन में तो नहीं हुआ क्योंकि सदन में सामने ही नहीं आए, बाहर ही निकल गए, वॉकआउट कर गए और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस हुड्डा करने लगी। अब हितैषी बनने की होड़ में दोनों पार्टियां लगी हैं। अगर हितैषी हैं तो एक लाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा नहीं लाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक खेल के अलावा इसे और क्या कुछ कहा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी समझदारी वाला फैसला यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लिया गया है। एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश आए हैं। दरअसल क्रिकेट के खेल में कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि आप स्ट्राइक लें, कभी कभी बॉल को खाली छोड़ देना ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज वही किया है, बॉल को खाली छोड़ दिया है, जिससे जो स्ट्राइक का खतरा था, स्ट्राइक के बाद जो रिस्क पैदा होता, उस रिस्क को दरकिनार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दिया। अगर हाउस में जाते तो यकीनन फिर विरोध का सामना करना पड़ता और फिर निंदा प्रस्ताव का सामना करना पड़ता और संख्या बल के आधार पर वो निंदा प्रस्ताव पास कर दिया जाता, फिर निशाने पर कांग्रेस पार्टी होती, फिर उन्हें डिफेंसिव खेलना पड़ता। अभी एक आक्रामक पारी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी मुद्दे पर खेलने का काम कर रहे हैं। देखिए, पहला सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो महिला आरक्षण को लेकर ये गेंद जो है, ये ताज जो है भारतीय जनता पार्टी के सिर पर हुड्डा नहीं रखना चाहते और यही वजह कि अतीत को वो याद कर रहे हैं, साल 1995 को वो याद कर रहे हैं और तमाम कम से कम हरियाणा के वोटर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। ये कोशिश तो कांग्रेस पार्टी पहले से कर रही है। अब कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ गई थी कि महिला आरक्षण के नाम पर इसके बैकडोर क्या कुछ फैसले करवाए जा रहे हैं, परिसीमन को लेकर क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है और उसी परिसीमन से डर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर महिला आरक्षण से डर रही है, कांग्रेस पार्टी परिसीमन से डर रही है और जिस तरीके से ये परिसीमन किया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार और तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि बंगाल में देख चुके हैं एसआईआर को लेकर क्या कुछ स्थिति रही है और इससे पहले तमाम अलग अलग इलेक्शंस की अगर बात की जाए, चाहे नगर निगम इलेक्शन की हो बात हो, चंडीगढ़ इलेक्शन की बात हो, राज्यसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों की बात हो, हमेशा इस बात के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते रहे कि कभी ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई और कभी गलत फैसले लिए गए, कभी वैलिड वोट को रद्द कर दिया गया। तो आए दिन इस तरह के जो आरोप हैं कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। अब ये जो परिसीमन का महत्वपूर्ण फैसला है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को करने देना चाहती है, क्योंकि अगर एक बार परिसीमन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से किया तो फिर दशकों का वक्त निकल जाएगा, फिर शायद कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं और ज्यादा घटती हुई, खत्म होती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार किस तरह की रणनीति तैयार करते हैं ये हर आम और खास को बखूबी इस बात की जानकारी है। तो फिलहाल ये मानकर चलिए कि जो स्ट्राइक ले सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना बैट टच कर दे, उन्होंने अपना बैट पीछे कर लिया और यहाँ एक तरीके से डिफेंसिव होने की बजाय आक्रामक पारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ बहिष्कार के जरिए खेलने की कोशिश की है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जो डिफेंसिव हुए हैं हुड्डा, उसका क्या सियासी फायदा हुड्डा को मिलेगा आने वाले समय में, ये बेहद अहम सवाल है। वीरेन जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी पारी खेली है और साइड हो गए, उन्होंने मौका ही नहीं दिया सरकार को, जैसा महेश ने भी जिक्र किया, कि आने वाले समय में सियासी फायदा हरियाणा में कांग्रेस को मिल सकता है इसका? कांग्रेस की जो ये रणनीति थी, अगर कांग्रेस सदन में शामिल भी होती तब भी सदन के अंदर से इसको वॉकआउट करना था।
जी। तो क्योंकि उस समय की वहां भी परिस्थिति ऐसी होती, तो इसलिए सदन में ना जाकर कांग्रेस ने अपनी जो रणनीति बनाई है, जी। ये आज कांग्रेस को अच्छी लग रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है सत्तारूढ़ दल का सामना नहीं किया। अगर सदन में जाते तो नोकझोंक होती, बहस होती जी। और अंत में कांग्रेस को सदन से वॉकआउट करना पड़ता। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक है, वो सदन में मौजूद रहे, उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात कही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है उसका उन्होंने पर्दाफाश किया है। जी। इंडियन नेशनल लोकदल की अपनी भूमिका रही है, जी। लेकिन कांग्रेस ने अपने ढंग से सदन के बाहर जिस तरह का एक विरोध प्रदर्शन किया, वो उसको मतलब मीडिया में सुरक्षा भी मिलेंगी और अपने ढंग से अपनी बात कहने का अवसर भी मिलेगा। जी। और जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो अब सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब हरियाणा में 96 लाख महिलाएं हैं, तो महिला हितैषी होने का दावा जो कांग्रेस भी करती है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है और उसका पार्टी को लाभ भी मिल रहा है। हालांकि देखिए, ये शुरू में तो कहा गया था कि लाडो लक्ष्मी योजना सभी के लिए है, लेकिन बाद में उसका कुछ आर्थिक दायरा बना दिया गया और ड्रोन दीदी की जो योजना भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लागू की है, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस तरह से महिला हितैषी हो सकती है, उसका जो एक महिला हितैषी होने का उसको लाभ मिल सकता है। उधर कांग्रेस है, कांग्रेस भी महिला हितैषी होने का दावा कर रही है। वो इस ढंग से कर रही है कि महिला आरक्षण के लिए सबसे पहले पहल कांग्रेस ने की। तो ये दोनों दल जो है अपने अपने हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो स्थिति बनी हुई है, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, वो अगर परिसीमन होता तो देखिए, जो भी सरकार होती है, सत्तारूढ़ दल होता है, वो अपने ढंग से परिसीमन कराता रहा है। पहले कांग्रेस भी कराती रही है, हालांकि काम तो चुनाव आयोग का है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के इशारे पर ही जो है ये परिसीमन होता है। तो इस तरह से ये लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और अब कांग्रेस के पास अपने तर्क हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर आरक्षण देना था तो इन्हीं वर्तमान सीटों पर दे दिया जाए ना, तो इसके लिए क्या आवश्यकता है। तो अब जब जनगणना होगी, देखिए उस समय कहा गया था कि जनगणना के बाद ही होगा, तो इसलिए ये दोनों मामले उलझे हुए हैं। तो कांग्रेस अपने ढंग से महिला हितैषी होने का दावा करती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि महिला शक्ति के बलबूते पर 2029 का जो रन है वो बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है। तो अब आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, अब इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएंगे, देखिए दोनों पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो अपने ढंग से इसकी योजना बना रहे हैं। और देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कुशल राजनेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन उनको समस्या ये है कि कांग्रेस संगठन उनके साथ कितना खड़ा है। कांग्रेस के सभी जो गुटबाजी बनी हुई है, उस गुटबाजी के अंदर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या निर्विवाद नेता रह पाएंगे, क्या उनको जो है सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चलाएंगे, क्या उनको अपने साथियों का जो है साथ मिलेगा। तो इसलिए कांग्रेस के अंदरूनी हालात तो अलग से हैं और इसलिए भी जब जो 5 में से 3 विधायक तो आज सदन के अंदर थे जो कांग्रेस से, जिन्होंने कांग्रेस जो क्रॉस वोट किया, कांग्रेस को निलंबित कर रखा है। लेकिन ये स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी ठोस रणनीति से ये दर्शाया है कि वो सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। और भारतीय जनता पार्टी का तो पलड़ा वैसे ही भारी है क्योंकि सत्तारूढ़ दल है और सत्तारूढ़ दल के पास अपनी नीतियां, कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम पे अपने संगठन के बलबूते पर जनता तक अपनी बात पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जो आरोप सत्तारूढ़ दल लगा रहा है वीरेंद्र जी, सीएम और मंत्री ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है। लोकसभा में भी हमने देखा किस तरह से बिल लाया गया, उसके बाद विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया था। वही काम हरियाणा कांग्रेस भी कर रही है। ये आरोप जो है, इस आरोप का क्या राजनीतिक लाभ आने वाले समय में मिलेगा बीजेपी की अगर हम बात करें तो? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। अब अगर हम कांग्रेस का संगठन ही देख ले तो कांग्रेस ने एक सिर्फ महिला को ही जिलाध्यक्ष बनाया। जो महिलाओं को संगठन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तो कांग्रेस वो भी नहीं दे पाई है। बिल्कुल। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है कांग्रेस को प्रहार करने का, लेकिन इसके अलावा कि कांग्रेस के अंदर कई महिलाएं हैं ऐसी जो उभर कर आई हैं, उन्होंने अपनी कार्यकाल शैली की छाप छोड़ी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में भी महिला शक्ति का काफी उदय हुआ है। ये दोनों दल जो है महिलाओं को आगे लाने में शक्ति है, लेकिन जिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने सिर्फ एक महिला का चयन किया। तो इससे कांग्रेस की जो महिला विरोधी छवि जो है वो भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और सरकार में जिस तरह से महिलाओं को महत्व दिया जा रहा है, महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बनता है।
और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ भी उठाती है। ठीक है। अब आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, देखिए नई नई जब योजनाएं होती हैं, घोषणाएं होती हैं, चुनावी घोषणा पत्रों में उसका उल्लेख किया जाता है, तो अब जो है कि महिला शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों दल जो है अपने अपने ढंग से सक्रिय हैं, लेकिन आगे बढ़त किसको मिलेगी ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देवेंद्र, अब आने वाले समय में क्या ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ेगा? जैसे हम और बीजेपी शासित राज्यों में देख रहे हैं, इस तरह का विरोध प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, केंद्र से लेकर सभी राज्यों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और हम ये कह भी रहे थे कि अक्सर चर्चा भी करते रहे कि महिला आरक्षण बिल जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, क्योंकि देश की आधी से ज्यादा आबादी, महिला आबादी को आरक्षण और प्रतिनिधित्व देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर की थी। कि आने वाले समय में और बड़ा मुद्दा होगा और अन्य मुद्दे भी क्या टच करेंगे इन मुद्दों को? देखिए सौरभ, हरियाणा में चाहे मनोहर लाल जी थे चाहे नायब सिंह सैनी है, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। उज्ज्वला योजना थी, फ्री सिलेंडर, हमने देखा जो राशन मिलता है 5 किलो राशन परिवारों को, वो तो चलता ही रहा है। वो उसके लिए बड़ा फैक्टर महिलाएं हैं, क्योंकि घर महिलाओं को चलाना होता है, परिवार का गुजारा करना, बच्चों का ध्यान रखना, पढ़ाई, उनका खाना। तो महिलाओं के लिए जैसे अभी लाडो लक्ष्मी योजना है, पंचायतों में 50% आरक्षण है। उसके अलावा जो सोलर वाली स्कीम चल रही है, सूर्य पीएम घर योजना जो उसमें भी नील है। और पुलिस में मनोहर लाल जी के टाइम था कि 10% कम से कम पुलिस में भर्ती हरियाणा की महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं और स्कीमें लागू करके उनको उनमें उनके दिल में जगह बनाई है बीजेपी ने। और खासतौर पे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, महिलाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। पहले महिलाएं, बीजेपी की सरकार आने से पहले मेरे हिसाब से महिलाएं बहुत कम राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी थी और जागरूक भी नहीं थी। प्रधानमंत्री जब से बने हैं, जैसे अपनी माँ के पास जाते थे गुजरात में, गली मोहल्लों में प्रधानमंत्री की चर्चा होती थी, देखिए बेटा वो तो ऐसा, देखो माँ बेटे का कितना लगाव है। तो मतलब प्रधानमंत्री के दिल में और बीजेपी में जगह बन गई थी महिलाओं की। अभी महिलाओं की योजनाएं इसलिए आ रही है, उनको पता है हमारा ये एसेट है, ये हमारा बड़ा एसेट होगा बीजेपी के साथ महिलाओं को जोड़ना, जो स्कीमें हैं। और महिलाएं सॉफ्ट कॉर्नर रखती है बीजेपी के लिए। पहले ऐसा नहीं था। तो महिलाओं को एक जैसे जमा पूंजी होती है ना किसी व्यक्ति की बैंक में कि हमारे मुश्किल के टाइम में काम आएगी, ठीक वैसे एक महिला वोटर्स को एक एसेट के तौर पे बीजेपी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। और आप वोटर लिस्ट देखें तो 55% पुरुष वोटर्स है, 45% एक मोटा मोटा आकलन है, 45% वोटर्स महिलाएं हैं। तो महिलाएं बड़ी संख्या में अब राजनीतिक तौर पर जागरूक हुई है। आप देखिए आर्मी में, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, महिलाओं ने, डिफेंस की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे देश को, दुनिया को बताया कि हमने ऑपरेशन कैसे किया, कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में फतेह हासिल की। तो महिलाओं को एक पुशअप किया है, उनको उनके रास्ते खोले हैं, उनका सशक्तिकरण किया है योजनाओं के जरिए। अब आप देखिए सीबीएस के परिणाम आ जाए और अब महिलाएं तेजी से, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, पुरुषों की बराबरी करने की कोशिश करें। और बीजेपी इस तरह का माहौल पैदा करके महिलाओं को लंबे समय तक पार्टी से जोड़ना चाहती है। आगे की रणनीति क्या लगती है महेश? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करना चाहेगी कि वो महिला विरोधी होने का जो तमगा है वो कांग्रेस पार्टी को दे दे, एक मेडल उनके गले में पहना दे, जिससे जब भी चुनावी जमीन पर जब आमना सामना हो तो भारतीय जनता पार्टी महिलाएं बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे और सीधे सीधे वो जो महिला का वोट है वो वोट बैंक में तब्दील हो जाए और बीजेपी को उसका फायदा मिले। वहीं कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि ये दरअसल महिला आरक्षण का मामला नहीं था, परिसीमन का मामला था और परिसीमन के जरिए बहुत कुछ बदल देना चाहती थी, अपने तरीके से बीजेपी बदलना चाहती थी। संविधान में तोड़ने मरोड़ने की जो कोशिश है वो इस फैसले के जरिए की जानी थी। तो तमाम इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के लोग लगाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी से अपने तरीके से परिभाषित करेगी और भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी होने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगातार लगाती रहेगी। आप देखेंगे कि अभी जिन राज्यों में चुनाव चल रहे थे वहां पर भी, और उसके अलावा भी आगे आगे जैसे जैसे जिन राज्यों में चुनाव सामने आएंगे, हम देखेंगे कि महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा उफान पर आएगी। और इन चुनावों की अगर बात की जाए तो नगर निगम चुनाव में भी मुझे लगता है कि इस फैसले का जिक्र जरूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पार्टी और करना चाहेंगे, बिल्कुल कर भी रही है और उसका देखने को भी मिल रहा है। अक्सर वो जिक्र ही कर रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का शोर है, चर्चा है। अब ऐसे में क्या काउंटर स्ट्रेटेजी
विपक्ष तैयार करेगा, हरियाणा कांग्रेस तैयार करेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।